एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी के जो डेफिनेशंस लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 15 डेफिनेशंस को देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक साथ ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा, पर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके भी कीजिएगा तो भी कुछ टाइम बाद काफी सारे डेफिनेशंस आप लोगों को याद हो जाएंगे, राइट। तो आज के क्लास में भी हम लोग 15 डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, 15 डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या स्टडी करना होता है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, ठीक है, सेल के पार्ट्स क्या है, सेल के फंक्शन क्या है, किस तरीके से सेल में जो सब्सटेंस होते हैं उनका एंट्री होता है, जो भी सब्सटेंस होते हैं किसी एक सेल में प्रोड्यूस होता है, वो किस तरीके से एग्जिट होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, तो सेल के बारे में कंप्लीट स्टडी जिस साइंटिफिक सब्जेक्ट के अंदर होता है उसी साइंटिफिक सब्जेक्ट को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रायोलॉजी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रायोलॉजी एंड साइटोलॉजी, क्योंकि साइटोलॉजी एम्ब्रायोलॉजी दो बहुत बार पीवाईक्यूज में आ चुका है। ठीक है, चलो, ये दोनों ही पीवाईक्यूज में आ चुका है, तो इसीलिए इसको ध्यान में देना पड़ेगा, इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। एम्ब्रायोलॉजी क्या है? इसका नाम से ही आप लोग देख सकते हो, एम्ब्रायो प्लस लॉजी, राइट। स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, फॉर्मेशन, जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ठीक है, जहां पे जिस स्टडी में हम लोग एग्स के फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं एंड एम्ब्रायो का डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, उस स्टडी को एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है। देखो, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, ह्यूमन बॉडी में जब भी कोई फर्टिलाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है, क्रोमोसोम का कितना नंबर चाहिए, कितने पीरियड में, इंटरकोर्स के कितने पीरियड बाद फर्टिलाइजेशन होगा, किस तरीके से होगा, प्रोसेस क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, कितने दिन में फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन के बाद कितने टाइम बाद किस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या स्टेजेस रहेंगी उनका, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलपमेंट होता है, तो इन सब के बारे में जिस स्टडी में साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एम्ब्रायोलॉजी। जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट। अब बात करेंगे क्रायोबायोलॉजी। सी, एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ effect of low temperature on organisms and their preservation। वैष्णवी, आप एक बार ना रीजॉइन करके देख लो, ठीक है। चलो, क्रायो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ये जो साइंटिफिक स्टडी है इस स्टडी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इस सब्जेक्ट का स्टडी में सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो क्रायोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एंड देयर प्रिजर्वेशन। ठीक है, कैसे हम लोग ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कैसे हम लोग उनको प्रिजर्व करके काफी टाइम तक फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म के बारे में जहां पे साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है उस सब्जेक्ट को क्रायोबायोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है? क्रायोबायोलॉजी का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म है
उसको उसके बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर अगर दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा? क्या वो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर को सरवाइव कर पाएगा, लो टेम्परेचर में सरवाइव कर पाएगा, या उसकी तबीयत खराब होने लगेगी, या लो टेम्परेचर में वो ऑर्गेनिज्म अच्छे तरीके से रहेगा? ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है लो टेम्परेचर का, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लो टेम्परेचर अगर आप देखते हो, उसका इफेक्ट क्या होता है देखते हो, उसी के बेस पे कोई एक ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ठीक है, चलो। क्लोन, क्लोन क्या है? इसका टर्म से ही आप लोगों को पता है। आज के टाइम पे आप लोगों ने बहुत बार क्लोन के बारे में सुना होगा। ये टर्म काफी टाइम न्यूज में आता रहता है। तो क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, इन अ पॉपुलेशन मतलब कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी स्पीसीज हो, हर स्पीसीज में एक जेनेटिकली आइडेंटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल होगा। ठीक है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन को ही हम लोग क्लोन्स कहते हैं। मतलब जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने होमोसेपियंस के ऑर्गेनिज्म से एक इंडिविजुअल को लिया है, और जब आर्टिफिशियली सेम जीन का एक दूसरा आइडेंटिकल इंडिविजुअल बनाएंगे, आइडेंटिकल इंडिविजुअल मतलब इसकी तरह ही सेम दिखने वाला एक दूसरा इंडिविजुअल, तो हम लोग इस न्यू इंडिविजुअल को बोलेंगे क्लोन। ठीक है, गुड इवनिंग कार्तिक। चलो, तो ये जो क्लोन का फॉर्मेशन है, ये कोई भी स्पीसीज में पॉसिबल है, आर्टिफिशियली किया जाता है। ठीक है, तो क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ आप लोग ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में मत सोचो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्लोन बनाया जा सकता है। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हो कि फर्स्ट आर्टिफिशियली मेड क्लोन का नाम क्या है? किसी को कोई आइडिया है? बहुत ही फेमस था। फर्स्ट टाइम एक क्लोन बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था डॉली। फर्स्ट क्लोन जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया था, जिसका नाम था डॉली, और ये एक शिप हुआ करता था। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस, फर्स्ट फेमस मैमल था। ठीक है, जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया था। ये डॉली है, ये नाम दिख रहा है आप लोगों को? डॉली, फर्स्ट फेमस मैमल्स। ठीक है, आर्टिफिशियली क्लोन्ड। ठीक है, और ये क्या था? डॉली एक्चुअली क्या है? ये एक शिप है। क्लियर? और इसको बनाया गया था 1996 में। 5 जुलाई 1996 में डॉली, जो कि फर्स्ट फेमस मैमल था, जो कि फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोन था, उसको बनाया गया था। क्लियर है? मेरी वॉइस कट रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क तो ठीक ठाक चल रहा है। किसी को मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? ओके, तो ये था क्लोन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कार्डियोलॉजी के बारे में। ये टर्म बहुत फेमस है, कार्डियोलॉजी, कार्डियक अरेस्ट आप लोगों ने सुना होगा। तो कार्डियोलॉजी, यहाँ पे
स्टडी किया जाता है हार्ट के बारे में, ठीक है। कार्डियोलॉजी ये एक ऐसा टर्म है जो डिनोट करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट को बेटर रखने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होता है, हार्ट में बीमारियां कैसे होती है, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट भी कार्डियो इस टर्म से आया है। कार्डियो प्लस लॉजी, कार्डियो का मतलब ही हार्ट होता है, क्लियर। बात करेंगे डेमोग्राफी की, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे ये कौन से पॉपुलेशन की बात हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स का नंबर कितना है, कितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन का डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहे हैं, फर्टिलिटी रेट कम हो रहे हैं, या फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें डेमोग्राफी से पता चलता है, डेमोग्राफिक डेटा से पता चलता है। और डेमोग्राफिक डेटा से ही हमें किसी भी कंट्री का कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन के बारे में पता चलता है। डेमोग्राफिक डेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग सेंसस कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हर 10 साल में सेंसस के लिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ओके। चलो, उसके बाद बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बायोलॉजी में डिफ्यूजन के बारे में बताया था कि डिफ्यूजन क्या है। ये एक पैसिव मूवमेंट है फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रिक जोन टू अ लो कॉन्सेंट्रिक जोन। कोई एक सब्सटेंस का एक जगह से, एक हाई कॉन्सेंट्रिक जोन से लो कॉन्सेंट्रिक जोन पे जो मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो रैंडम मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स और आयन और गैसेस फ्रॉम अ रीजियन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इस सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, ठीक है। और इनका मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रिक जोन से लोअर कॉन्सेंट्रिक जोन पे होता है, जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन के साथ मैंने ऑस्मोसिस के बारे में बताया था। ऑस्मोसिस क्या है, ये मूवमेंट ऑफ वाटर है, क्लियर, मूवमेंट ऑफ वाटर। और इसके लिए एक परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत भी होती है, राइट। चलो, बात करेंगे डर्मेटोलॉजी। अब डर्मेटोलॉजी का नाम सुनते ही आई थिंक कोई बात नहीं, ओके। ये नाम सुनते ही आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि ये स्किन से रिलेटेड है। डर्माटो प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। डर्मा, अब डर्मा ये टर्म मतलब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा फेमस कर दिया है कि आज शायद सारे बच्चे डर्माटो का मतलब जानता ही होगा। डर्माटो का मतलब होता है स्किन। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी जहां पे स्किन के बारे में स्टडी किया जाता है, स्किन के बारे में बताया जाता है, ओके। बात करेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी का। अब ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, देखो, क्रोनोलॉजी, इस वर्ड का 3 पार्ट्स है। फर्स्ट डेंड्रो, सेकेंड क्रोनोलॉजी, या फिर क्रोनो देन लॉजी। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी है काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ ऑफ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एजेस। जैसे ये होते हैं ट्री के जो ट्रंक एरिया। अब ट्री के ट्रंक्स में बहुत सारे रिंग्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके। अब हर एक रिंग एक पर्टिकुलर सीजन को डिनोट करता है, ठीक है। और उस सीजन से हमें उस प्लांट का, उस ट्री का एज पता चलता है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि यहाँ पे साइंटिफिकली एक ट्री के जितने भी एनुअल रिंग्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है, और वहीं से उस ट्री का ट्रू एज को पता किया जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई एक बहुत ही पुरानी ट्री का एज पता चलता है, तो वहां से हमें उस एरिया में, उस इकोसिस्टम का एनवायरनमेंट कैसा था, इकोसिस्टम कैसा था, उन सब के बारे में भी पता चलता है। वहाँ के सॉइल कंडीशन कैसे हुआ करते थे, वहाँ का फ्लोरा फौना कैसा था, ये सारा सब कुछ हमें
पता चलता है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी एक ऐसा स्टडी है जहाँ पे ट्री के रिंग्स को स्टडी किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और बाद में ट्री का एज को आइडेंटिफाई भी किया जाता है। बात करेंगे इवोल्यूशन की। आप सबको पता है इवोल्यूशन टर्म क्या बताता है। इवोल्यूशन एक ऐसा साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है, कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कैसा था, क्या वेरिएशन, किस तरीके से वेरिएशन फॉर्म किया था, वेरिएशन फॉर्मेशन का, अलग अलग न्यू न्यू स्पीसीज का क्या स्ट्रक्चर था, क्या टाइप था, ये सारा सब कुछ हमें इवोल्यूशन से पता चलता है। यूजेनिक्स इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। यूजेनिक्स ये एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी है जो कि फैक्टर्स को स्टडी करता है। किसके फैक्टर्स को? ये वो फैक्टर्स हैं जो कनेक्ट करते हैं विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। मतलब कौन से वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, कौन से फैक्टर की वजह से ह्यूमन रेस का इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो पाया है। यहाँ पे हम लोग उस फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो जिस साइंटिफिक स्टडी के अंदर हम लोग ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उन साइंटिफिक स्टडी को ही यूजेनिक्स कहा जाता है। बात करेंगे यूथेनिक्स का। देखो ये टर्म है यूजेनिक्स, जीन से रिलेटेड है, रेस से रिलेटेड है, ठीक है, यू प्लस जेनिक्स, यहाँ पे जेनिक्स जीन्स रेस से रिलेटेड है, ठीक है। और बात करेंगे यूथेनिक्स, यू प्लस थेनिक्स, देखते हैं क्या है। स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग एनवायरमेंटल कंडीशन को स्टडी करते हैं और यहाँ पे उस एनवायरमेंटल कंडीशन को स्टडी किया जाता है जो एनवायरमेंटल कंडीशन ह्यूमन बीइंग्स के इम्प्रूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया था। मतलब कि जिस एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ह्यूमन बीइंग का इम्प्रूवमेंट हो पाया, डेवलपमेंट हो पाया, ग्रोथ हो पाया, उस एनवायरमेंटल कंडीशन को जिस साइंटिफिक स्टडी के अंदर स्टडी किया जाता है, सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूथेनिक्स। थेनिक्स का मतलब होता है एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने वाला फैक्टर्स जहाँ पे स्टडी होता है उसका नाम है यूजेनिक्स। दूसरी जगह पे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के इम्प्रूवमेंट के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन को जिस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किया जाता है उस सब्जेक्ट को बोला जाता है यूथेनिक्स। क्लियर है? बहुत ही मतलब बहुत ही अगर थोड़ा ऊपर से देखो तो एकदम सेम सेम लगता है, बट दोनों टर्म के बीच में एक गैप है, यूजेनिक्स एंड यूथेनिक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे यूफेनिक्स। सी एग्जाम में अभी तो सब अलग अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरे वाह बहुत इजी है, बट जब आप लोग यही टॉपिक्स को एग्जामिनेशन हॉल में देखोगे, ओएमआर शीट को सॉल्व करते हुए देखोगे, तो जाके सब सिमिलर देखने लगेंगे, ठीक है। यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, ये तीनों टर्म सेम दिखने को लगेगा, है ना। तो इसीलिए जब आप लोग प्रिपरेशन करो तो बहुत ही अच्छे तरीके से करो, सोच समझ के करो, ताकि एग्जाम हॉल में जाके तीनों वर्ड्स का मतलब तीनों ही अलग अलग उसका आंसर्स दिखने को मिले। क्लियर? यूफेनिक्स, the improvement of phenotypic defect due to genetical abnormality by altering the environment। देखो यूफेनिक्स में क्या हो रहा है, यू प्लस फेनिक्स, फेनिक्स में क्या हो रहा है, फेनोमेना की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फेनोटाइपिक डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फेनोटाइपिक डिफेक्ट के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कौन सा फेनोटाइपिक डिफेक्ट का इम्प्रूवमेंट हुआ था ड्यू टू जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी
बाय ऑल्टरिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को जब ऑल्टर किया गया, जब दूसरे एनवायरनमेंट पे इंसान ह्यूमन बींग्स एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचे, तो वहां के एनवायरनमेंटल कंडीशंस की वजह से जो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रहा था, जो जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी हर ह्यूमन बीइंग्स में था, जब वो खत्म हो गया, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, तो उस साइंटिफिक सब्जेक्ट को बोला गया यूफेनिक्स। यूफेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे फेनोटाइपिक डिफेक्ट के इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में फेनोटाइपिक डिफेक्ट को इम्प्रूव किया गया है, जो कि जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से हुआ था। और ये इम्प्रूवमेंट कैसे पॉसिबल हुआ? बाय ऑल्टरिंग एनवायरनमेंट। मतलब मैं थोड़ा सा एक बार और सिंप्लीफाई कर दूं, फेनोटाइपिक डिफेक्ट ये एक प्रॉब्लम था ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। जब इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, तो इस साइंटिफिक स्टडी को हम लोग बोलेंगे यूफेनिक्स। अब ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ था, ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ था? बाय ऑल्टरिंग एनवायरनमेंट। और फेनोटाइपिक डिफेक्ट की रीजन क्या था? जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी। क्लियर? जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन रेस में फेनोटाइपिक डिफेक्ट देखने को मिला था। और जब ह्यूमन बीइंग्स ने अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया, इसको ऑल्टर किया, तब इस डिफेक्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और जिस साइंटिफिक सब्जेक्ट में ये पूरा प्रोसेस साइंटिफिकली डिस्कस किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, उस सब्जेक्ट को ही हम लोग कहते हैं यूफेनिक्स। क्लियर है? इसका मतलब यूजेनिक्स फैक्टर्स के बारे में है, ठीक है। मतलब यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, ये तीनों जो सब्जेक्ट है, यू ये तीनों सब्जेक्ट ह्यूमन रेस से रिलेटेड है। क्लियर? ह्यूमन रेस के बारे में है। फर्स्ट, यूजेनिक्स फैक्टर्स के बारे में बात करता है। कौन से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला? तो यूजेनिक्स बात करता है फैक्टर्स के बारे में। यूथेनिक्स बात करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में, कि कौन से वो एनवायरमेंटल कंडीशंस थे जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और यूफेनिक्स बात करता है इम्प्रूवमेंट ऑफ फेनोटाइपिक डिफेक्ट में, कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में जो फेनोटाइपिक डिफेक्ट हुआ करते थे, उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया था। क्लियर है? तो आई गेस यहाँ से, इस डिस्कशन से ये तीनों टर्म्स का मतलब आप लोगों को समझ आएगा। बात करेंगे एथनोलॉजी का। एथनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विथ डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आप सबको पता है ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे रेसेस पाए जाते हैं। अब हर रेस का क्या फॉर्मेशन है, ठीक है, उनका बिगिनिंग पार्ट कैसा था, उनका इमर्जेंस क्या है, उनका जो नेटिव एरिया क्या है, कहाँ से कौन से रेस का इमर्जेंस हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, कौन से कंट्रीज में कौन से लोग कौन से रेस के अंदर आते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, ये सब कुछ जिस साइंटिफिक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किया जाता है, उस साइंटिफिक सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं एथनोलॉजी। बात करेंगे एथोलॉजी। सी टर्म को देखना, बारीकी से ऑब्जर्व करना। एथनोलॉजी है और ये है एथोलॉजी। एन का फर्क है, सिर्फ एन का, एक सिंगल एन का फर्क है, ठीक है। एथनोलॉजी, एथोलॉजी। एथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एक नेचुरल हैबिटेट में एक एनिमल कैसे बिहेव करता है, इस बारे में जिस सब्जेक्ट में साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है, उस सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं एथोलॉजी। क्लियर है? उस स्टडी को हम लोग कहते हैं एथोलॉजी। समझ आया? एथनोलॉजी का मतलब होता है
कि डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करना। एथोलॉजी का मतलब होता है एनिमल बिहेवियर कैसा होता है उसको स्टडी करना इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरली फॉरेस्ट में कोई एनिमल है, कोई वाइल्ड एनिमल है, वो अपने एरिया पे किस तरीके से रहता है, किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे खाता है, कैसे शिकार करता है, ये सब जहाँ पे स्टडी किया जाता है उस स्टडी को, उस सब्जेक्ट को हम लोग एथोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा 15 टॉपिक्स, ठीक है। कल और आज मिला के हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, 30 डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया है, जो कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, किसी को कोई डाउट है? एनीवन? चलो, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू सो मच